हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर 3 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी की जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमने अभी तक डिस्कस कर लिया प्रीवियस क्लासेस में कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो एटम में इसके अलावा कुछ नहीं होता, सिर्फ यही होते हैं तीन पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके अलावा बस एनर्जी होती है और कुछ नहीं। तो इन्हीं के डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑफ एटम की, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं किसी भी एटम में, उसी के हिसाब से एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होती हैं कि ये एटम ऑक्सीजन जैसा बिहेव करेगा तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में जितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे उसके हिसाब से ऑक्सीजन को हमने एक एलिमेंट बताया कि ये एक अलग एलिमेंट है। ऐसे ही नाइट्रोजन का अलग है। तो सारे एलिमेंट एक दूसरे से किस बात में डिफर करते हैं? इन्हीं तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नंबर्स के हिसाब से। अब इन्हीं के नंबर्स को हम किस तरह से डिफाइन करें या कैसे हम उसे काउंट करें, उनके लिए दो टर्मिनोलॉजी हैं। एक है एटॉमिक नंबर और एक है मास नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ कोर्स ये डिनोट हो किया जाता है जेड से, कैपिटल जेड से। और हम जब डिफाइन करेंगे एटॉमिक नंबर को तो वी डिफाइन इट एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ओनली बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन कितने हैं, उसी को किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ठीक। अब अगर वो एटम न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है यानी कि प्लस माइनस चार्ज सेम है, तो आपको पता है कि प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर एटम न्यूट्रल है तो जितने उसमें प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। यानी कि एक तरह से एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बताता ही है, साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, जैसे कि सोडियम में का अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इससे हमें पता चल रहा है कि सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं, 11, और इलेक्ट्रॉन भी 11 है, क्योंकि सोडियम यहाँ पे न्यूट्रल है। ऑलराइट। इसी तरह अगर आयंस है, आयंस ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनमें चार्ज होता है। आयंस आर चार्ज्ड स्पीशीज। ओके, चार्ज्ड स्पीशीज। ठीक है, जिसका मतलब चार्ज तो भाई दो ही होते हैं, एक होता है स्पीशीज, एक होता है आपका पॉजिटिव, एक नेगेटिव। यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाले कोई भी पार्टिकल को हम आयंस कहेंगे। तो यानी कि वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव बराबर नहीं होगा, यानी कि प्रोटॉन जो है वो अलग होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे। तो नंबर ऑफ, अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर जो भी, जैसे सोडियम पॉजिटिव का अगर हमें एटॉमिक नंबर तो पता है 11 है, वो फिक्स रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो फिक्स रहेंगे, वो कहीं नहीं जाते। ना प्रोटॉन्स एटम से बाहर जाते हैं, ना प्रोटॉन्स एटम के अंदर आते हैं, जितने हैं उतने ही रहते हैं। तो प्रोटॉन का नंबर फिक्स है, इसीलिए उसको हम एटॉमिक नंबर की तरह डिफाइन करते हैं। बट अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम पॉजिटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन में से जब एक माइनस हो गया तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज अगर 11 है और नेगेटिव चार्ज अगर 10 ही रह गए तो नेट चार्ज कितना आ गया? पॉजिटिव 1। ओके, दैट्स वाई सोडियम पॉजिटिव हो जाता है। तो एटॉमिक नंबर से हमें ये पता चलता है। दूसरे टर्म पे आते हैं, विच इज मास नंबर। मास नंबर हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल ए, एंड दिस डिनोट्स कि कितने पार्टिकल जो हैं एक एटम में वो उसके मास में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस एटम के मास में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो माना यह जाता है कि, माना क्या ये है ही कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। आपको पिछली स्लाइड्स में मैं दिखाई चुकी हूँ, पिछले वीडियोस में, कि इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिक मास होता है, आपको फिर से अगर चाहें तो मैं दिखा देती हूँ वापस, कि इलेक्ट्रॉन का मास हमने यहाँ बताया आपको है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs, जबकि आप देख सकते हो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास देखिए 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो इस -27 और -31 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के मास को माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा किसी भी एटम के मास में। इसीलिए मास में सिर्फ कंट्रीब्यूशन किसका है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। इस वजह से ही आपका ये जो यहाँ पे हमने डिपिक्ट किया, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड या कैलकुलेटेड बाय
न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, कितने एटम, कितने न्यूट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है, उसी से हमारा एटॉमिक नंबर आता है। अब जैसे मास नंबर ऑफ सोडियम हमें पता है 23 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर भी हमें पता है 11 है। तो अगर एटॉमिक नंबर 11 यानी प्रोटॉन कितने हुए 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए 11। अब अगर एटॉमिक नंबर 23 है और प्रोटॉन 11 है, तो न्यूट्रॉन हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी 23 is equal to neutron plus 11 electron, so that will give us how many neutrons, 12 neutrons, okay। So अब आप अब तक समझ ही गए होंगे कि विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर हम किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है वो जान सकते हैं। तो इसीलिए ये दोनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर एनी एनी एटम, उनकी पहचान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों के टर्म के हेल्प से जो है हम कुछ और डेफिनेशंस भी अब डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारी डेफिनेशन जैसे पहली डेफिनेशन है आइसोटोप्स, ओके। आई एम श्योर सभी लोग नाइन्थ में जो बच्चे हैं या जो नाइन्थ पास कर चुके हैं वो सब पढ़ चुके होंगे इनके बारे में। आइसोटोप्स होते हैं, आइसो मीन्स सेम और टोप्स मीन्स नंबर, ओके। तो आइसोटोप्स मतलब वो एटम्स, ठीक है, जिनके एलिमेंट्स जो हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम है, बट क्या डिफर हो रहा है, मास नंबर, ओके। मास नंबर डिफर हो रहा है ना। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर जो कि Z है वो क्या है, सेम है, बट मास नंबर क्या है, मास नंबर जो कि A होता है, कैपिटल A, वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम हुए, तो डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, न्यूट्रॉन की वजह से। जी आप सही समझे हैं, न्यूट्रॉन की वजह से, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तीन मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको। जैसे कार्बन के तीन आइसोटोप्स अवेलेबल हैं नेचर में। एक है आइसोटोप जिसका मास है 12, इसका है 13, इसका है 14, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 666 ही है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है। ऐसे ही ऑक्सीजन के आइसोटोप है, ऐसे ही हाइड्रोजन के आइसोटोप है। अब इस केस में जहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स के मास सेम नहीं है, मतलब डिफरेंट मास है, तो फिर उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि जब सेम मास ही नहीं है तो हमें एटॉमिक मास एक किसी एटम का नहीं ले सकते, फिर हमें एवरेज लेना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होता है, जिसका आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि एटॉमिक मास ऑफ एक आइसोटोप और उसका परसेंटेज, दूसरा आइसोटोप उसका परसेंटेज, तीसरा आइसोटोप उसका परसेंटेज, और फिर उन सबको उनके नंबर से डिवाइड कर दिया, इससे एवरेज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं। एक क्लोरीन होता है जिसका एक क्लोरीन एटम होता है जिसका 35 होता है, और एक टाइप के आइसोटोप होते हैं जिनका मास होता है 37। परसेंटेज अगर हमें पता है, परसेंटेज ऑफ 35 वाला क्लोरीन इज ऑफ 75, एंड परसेंटेज ऑफ क्लोरीन विच हैज 37 मास, उसका जो है वो है आपका 25%, ओके। तो इस तरह से अगर हम 75:25 करेंगे तो वो 3:1 का रेशियो आ जाएगा। तो जो 35 वाले हैं उनको हम, उनका कितना पार्ट है 3, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 37 वाले हैं उनका कितना पार्ट है 1, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। और टोटल पार्ट कितने हैं, 3 + 1 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो आप सभी ने ध्यान दिया ही होगा कि क्लोरीन का हमेशा हम लोग मास लेते हैं 35.5। तो ये था आइसोटोप के बारे में, ठीक है। आई एम श्योर समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार फिर से पीछे जाके वीडियो को रिवर्स करके एक बार और समझ लेना, ठीक। आइसोटोप के बाद अब आते हैं दूसरे टर्म, एक है आइसोबार्स, ओके। आइसोबार्स, आइसो मीन्स यहाँ भी वही क्या है, सेम। अब बार्स मतलब मैं इसको याद रखने के लिए बनाती हूँ कि बार मतलब होता है भार, हिंदी वाला भार, है ना। भार क्या होता है, भार मतलब वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट या मास, ठीक। तो यहाँ पे आइसो क्या है, आइसो मतलब सेम, यहाँ पे सेम क्या होगा, मास, ओके। जैसे पिछला आइसोटोप में सेम क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था। यहाँ उसका उल्टा है एकदम, कि मास नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर सेम है। आइसो भार है तो मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम है और आर्गन है, कैल्शियम के पास का भी मास 40 है और आर्गन का भी मास 40 है, ठीक है, मास नंबर सेम, बट एटॉमिक नंबर इसका 20 है और आर्गन का 18 है। तो आप समझ गए ना कि क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मास का डिफरेंस है।
ठीक। दूसरा एक और टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे जिसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक अगर इसके साथ जुड़ा है तो क्या सेम है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन 17, क्लोरीन आइन, क्लोराइड आइन और आर्गन, ठीक है। तो क्लोराइड आयन का, क्लोरीन का एक्चुअली एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, बट क्योंकि नेगेटिव साइन है इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, इसीलिए इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन अभी हैं 18। ओके। ऐसे ही आपका आर्गन जो है उसका एटॉमिक नंबर 18 है, जिससे ये डिपिक्ट होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 है। तो क्योंकि दोनों के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, इससे आप समझ सकते हो कि क्या है ये, एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ऐसे ही जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक 2 हाइड्रोजन है तो एक एक प्लस 2, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, तो टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अमोनिया है, NH3, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक के पास एक होता है, तो 3 के पास 3, तो 7 + 3 10। ओके, तो ये भी हो गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो यहाँ तक आपने बात समझ ली कि जो आपका different definitions of atomic number, atomic mass number, atomic number, isobars, isotones। तो ये सिंपल टर्मिनोलॉजीज आज की क्लास में आपने समझी। एक लास्ट बात मैं और बता देती हूँ आपको कि एटम के जो हम सिंबल्स यूज करते हैं उसका क्या मतलब होता है। देखिए, आपने जनरली, मैं एक जनरल सिंबल लिखती हूँ कि एक हम जो सिंबल लिखते हैं वो उस एलिमेंट का जो भी सिंबल ग्रीक लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज से असाइन या इंग्लिश लैंग्वेज से असाइन है वो लिखा जाता है, और उसके बॉटम में लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर यानी Z बॉटम में लिखते हैं, और टॉप पे लिखते हैं उसका मास नंबर, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से सिंबल बना के रखा जाता है इसको। किसी भी एटम का सिंबल आपने ऐसा ही देखा होगा बहुत जगह लिखा हुआ। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पे आपको, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए चलिए सोडियम ही ले लेते हैं वापस। सोडियम का अगर यहाँ 11 लिखा है और यहाँ 23, तो इसका मतलब है कि एटॉमिक 11 का मतलब क्या हुआ, 11 का मतलब हुआ एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अगर एटॉमिक नंबर पता है तो आपको पता ही है, आप उससे क्या क्या बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, प्रोटॉन, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन है 11। ऐसे ही अब ऊपर क्या लिखा है 23, तो 23 से हमें क्या बताता है, एटॉमिक मास या मास नंबर, विच इज 23, और मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा, मास नंबर भी अगर हमें पता है तो पता चल जाएगा कि इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 12। तो आई एम श्योर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हमें आज इतनी बात ही करनी थी इस लेक्चर में। इसके आगे बढ़ेंगे हम आगे के लेक्चर में। अभी तक 3 लेक्चर हो चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। अब हम इसमें अभी अभी तक बहुत बेसिक चल रहा था, काफी कुछ चीजें पहले से पता थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और स्पेक्ट्रम की, विच इज बिगिनिंग ऑफ 11th स्टैंडर्ड नाउ। जो भी 10th में पढ़ रहे थे या पढ़ चुके हैं, जिन्होंने 11th में पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये चीजें नहीं होंगी आगे के लेक्चर में। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है क्लासेस, ये वीडियोस देखना, और मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं, तो आप लोग गिवन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो हम आपको भेज सकते हैं। और भी कोई तरह से आपको डाउट्स हैं या हेल्प है तो आप जो भी गिवन नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है और टेलीग्राम IDP given है, तो you can reach out to us if you want us to help you, okay, or if you need our help, we will definitely help you out, okay. For now, thanks for watching.